आद्या उठकर पीछे से उसका हाथ पकड़कर नाटक करते हुए बोली, नहीं मृत्युंजय, तुम गलत समझ रहे हो। मैं सच में दिल से इस रिश्ते को अपना चुकी हूँ। मैं दिल से इस रिश्ते को निभाना चाहती हूँ। और आज फर्स्ट टाइम था, तुम इतने करीब आए थे इसलिए डर गई थी, पर तुम चाहो तो फिर से कर सकते हो, मैं रोकूं? आद्या इतना ही बोल पाई कि मृत्युंजय गुस्से में दांत पीसकर बोला, पाउटिंग बहुत चालाक समझती हो खुद को। मेरे सामने इनोसेंट कार्ड फेंक रही हूँ तो सुन लो मिस आद्या। वो आद्या के हाथ को कलाई से पकड़कर उसकी कलाई को जोर से मोड़ते हुए बोला, मृत्युंजय राठौर, तुम जैसी लड़कियां के साथ फिजिकल होना तो दूर, उनके ऊपर थूकना भी पसंद नहीं करता। तुम जैसी लाखों लड़कियां मरती हैं मेरे बेड पे सोने के लिए, पर मुझे हर उस धोखेबाज, जालसाज, फरेबी और झूठी लड़की से नफरत है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी छोटी सी जरूरत पूरी करने के लिए किसी भी हद को पार कर जाती हैं। तुम अपना ये दोहरा चेहरा मेरे सामने तो बिल्कुल भी मत लाया करो। घर में और हैं उनके सामने खेलो ये गेम, और वापस से मेरे सामने इस तरीके से तैयार होकर आने की जरूरत नहीं है, समझी? मृत्युंजय इतना सुनाने के बाद बालकनी की ओर जाने लगा तो पीछे से ही आद्या जोर से बोली, मैं वापस तैयार होकर आई तो तुम वापस से अपना होश न खो दो, यही डर है न तुमको? तो सुनो, मैं पत्नी हूँ तुम्हारी और हर बार ऐसे ही तुम्हारे सामने आऊंगी। देखती हूँ कब तक मुझे इग्नोर करोगे और कब तक अपने आप को मजबूत करोगे। मृत्युंजय ने सुना पर कुछ कहा नहीं। वो गुस्से में बाहर चला गया और वही थोड़ी देर बैठकर आसमान की ओर देखने लगा। क्या चीज बनाई है ऊपर वाले ने, झूठ भी इतनी आसानी से बोल लेती हैं ये लड़कियां कि सामने वाला एक ही बार में मारा जाए। और अपने स्वार्थ के लिए एक बार भी ये अपने स्वाभिमान को कुचलने से पीछे नहीं हटती हैं। ये नफरत है मुझे हर उस झूठी और मक्कार लड़की से नफरत। और तुमको भी आद्या शर्मा, मेरी नफरत के सिवाय जीवन भर कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने ये शादी खुद को सुख देने के लिए नहीं की बल्कि तुमको दुख देने के लिए की है, और तुम्हारे ही दोहरे चेहरे को तुम्हारी तरह तुम्हारे सामने लाने के लिए की है। बहुत आसान है न तुम्हारे लिए लोगों के दिलों के साथ खेलना। बहुत मजा आता है न तुमको झूठ बोलने में। देखना एक दिन कैसे तुमको तुम्हारे ही झूठ में कैसे फंसा कर रख दूंगा, और तब तुमको खुद के ऊपर शर्म आएगी। तब न तुमको जीने दूंगा न मरने दूंगा, तिल तिल करके तड़वाऊंगा। तब मेरा बदला पूरा होगा और जो मैंने खोया है उसकी भरपाई हो पाएगी। आद्या खुद बहुत देर तक उसका इंतजार करती रही। जब वो नहीं आया तो वही बेड पे लेटे लेटे खुद से मन ही मन बोली, ये खड़ूस तो ठीक से बात तक करने को राजी नहीं है, ये क्या खास मुझ पे भरोसा करेगा। बात तो सीधे मुंह की नहीं, पर एक काम अच्छा हुआ जो खुद ही दूर हट गया, वरना मैं तो एक मिनट के लिए बहुत डर गई थी कहीं ये सच में अपनी लिमिट क्रॉस कर देता तो, कहीं ये सच में आगे बढ़ जाता तो। मैं तो बस उसको आजमा रही थी, पर अच्छा ही है ये खादुश कैसा भी है, पर एक चीज में तो अच्छा है, पर अभी तो बहुत नाटक करना है, इसके आगे कोई ना बेटा। आद्या आज का सीन खत्म, फिर कल वापस से करना है। आज के लिए इतना बहुत है, बस कैसे भी करके मैं वो जान लूँ जो मुझे दिलीप ने करने को कहा है, उसके बाद सब चीजों से फ्री हो जाऊंगी। और यही सब सोचते सोचते आद्या सो गई थी। सुबह उठकर आद्या आज जल्दी तैयार होकर नीचे आ गई थी। आज उसने लाइट स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी हुई थी और साथ में मैचिंग चूड़ियां और कानों में इयररिंग्स, गले में मंगलसूत्र। इतने में ही आद्या बहुत सुंदर लग रही थी। सब लोग नाश्ते के लिए डाइनिंग टेबल पे आ गए थे। मृत्युंजय भी तैयार होकर नाश्ता करने आ गया था। आद्या ने उसका ब्रेकफास्ट उसकी प्लेट में डाला और उसके बगल से खुद की प्लेट लेके बैठ गई। एक बार मृत्युंजय ने नजर उठाकर देखा, फिर सबको देखकर कुछ न बोला, बस हल्का मुस्कुरा कर रह गया। सबका ध्यान खाने पे था। तभी आद्या ने अचानक से मृत्युंजय के पैर पे पैर रख दिया और आद्या के ऐसा करने से मृत्युंजय को जोर को खांसी होने लगी। मृत्युंजय ने जलती सी नजर आद्या पे डाली, पर आद्या तो उसको देख ही नहीं रही थी। वो तो सामने देख रही थी, पर उसके पैरों की सैंडल से मृत्युंजय के जूते में छेद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी।
मृत्युंजय गुस्से में अपना खाना जल्दी खत्म करता है और उठ कर जाता है। अपना बैग लेकर मृत्युंजय आया और आद्या को सबके सामने बोला, चलिए आद्या, मैं तुमको कॉलेज 5 छोड़ दूंगा और मैं ऑफिस चला जाऊंगा। आद्या मुंह बनाकर बोली, पर मैं तो आज घर जा रही हूँ, मेरे बाबा के घर, इसलिए आज साड़ी पहनी है, तो तुम जाओ, मैं दूसरी गाड़ी से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, तो मैं उधर ड्रॉप करके ऑफिस छोड़ दूंगा। आद्या अब कुछ बोल पाती तब तक दादी बीच में दोनों की बात कटकर बोली, अब तुम दोनों जहां जा रही हो जाओ, पर जय शाम को तुम आद्या को जल्दी ले आना, क्योंकि आज तुमको आद्या को लेके गुप्ता जी के यहाँ उनके बेटे बहू ने मैरिज एनिवर्सरी पार्टी रखी है, तो सीनियर सिटीजन की पार्टी अलग है और तुम यंगर्स की अलग, तो तुम आज आद्या को लेके चले जाना। मृत्युंजय ने दादी की बात ले ओके बोला, क्योंकि मृत्युंजय जानता था कि गुप्ता फैमिली उनकी पुरानी दोस्ती है, तो उसने बिना किसी बहस के हाँ कर दी और आद्या के साथ बाहर जाने को हुआ कि आद्या बोली, मैं अपना बैग लेके आती हूँ। उद्धरण चिन्ह। आद्या अपने रूम में आई और आते ही वो बैग ले बैठने को हुई कि रूम में कनक आ गई के बोली, ओहो प्यारी भाभी जी, आप कहाँ इतनी जल्दी में हो, जरा हम भी तो जाने, कहीं फिर से तो भाई के साथ अकेले में रोमांस करने नहीं जा रही। कनक ने मजाक करते हुए कहा, तो आद्या उसकी ओर नकली गुस्सा करते हुए बोली, कनक तुमको नहीं लगता तुम शेर के मुंह में हाथ दे रही हो? पता भी है तुम्हारे प्यारे भाई को इस मजाक की भनक भी लग गई तो वो क्या करेगा तुम्हारे साथ? तुम्हारी तो जुबान ही बाहर नहीं आएगी। आद्या ने आंखें गोल गोल करते हुए कहा, अच्छा भाभी, मैंने बोल दिया, आप ऐसे बोल रही हैं और आप अपने मायके जाएंगी और आपकी भाभी आपके गले पे आए निशान देखकर कुछ बोलेंगी, तब भी आप उनको यही बोलेंगी। कनक ने भी आंखें घुमा कर आद्या बोली, मतलब क्या है तुम्हारा? कनक बोली, खुद ही देख लो, और वो उसको शीशे की ओर करके कुछ कहती तब तक मृत्युंजय रूम के अंदर आ गया और कनक और आद्या दोनों को देखकर बोला, बातें ही करनी है या चलना भी है? बातें आकर कर लेना, अभी मुझे ऑफिस में जरूरी मीटिंग है, आज खास टेंडर के बारे में बात करनी है, तो चुपचाप जल्दी करो। मृत्युंजय ने ये सब इतनी जल्दी में बोला और बिना आद्या की हाथ सुने उसका हाथ पकड़ के अपने साथ रूम से बाहर ले गया। कनक बेचारी अपना सा मुंह लेके खड़ी रह गई। कनक मन ही मन बोली, भाई सारी दुनिया को अपनी आंखों से डराते हो, पर भाभी का नाम आते ही सब भूल जाते हैं, देखा तक नहीं कि उनकी बहन भी यही है, बस ले गए अपनी बीबी को अपने साथ। रिलीव्ड फेस। आद्या मृत्युंजय के साथ गाड़ी में बैठी थी, गाड़ी ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, आद्या और मृत्युंजय दोनों पीछे बैठे हुए थे। आद्या थोड़ा मृत्युंजय के नजदीक जाकर बोली, ये क्या तरीका था तुम्हारा? तुमको जरा भी शर्म नहीं आई अपनी छोटी बहन के आगे मुझे इस तरह लाते हुए? क्या सोचेगी वो? आद्या की बात सुनके मृत्युंजय ने आंखें बड़ी करके कहा, तुमको बड़ी चिंता हो रही है उसकी? वैसे भी वो मेरी बहन है, उसको सब पता है मैं ऐसा ही हूँ। आद्या बोली, तुम्हारा पता है पर मेरा तो नहीं पता ना, वो मुझे तुम्हारी करतूतें बताने के लिए शीशे के सामने कर रही जब तक तो तुम ले आए। क्या मतलब करतूत से? मृत्युंजय ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। आद्या ने अपनी तर्जनी अंगुली को अपने निशान पे रखा है, बोली, ये उसके गले पे उभरे हुए रेड कलर के निशान को देख मृत्युंजय बोला, अच्छा छोटा बहुत। उसके बाद मृत्युंजय ड्राइवर से बोला, श्याम तुम पास वाली शॉप के आस जाकर गाड़ी रोक देना और वहां से कुछ फ्रूट्स लेके गाड़ी डिग्गी में रख देना, और तुम भी अपने बच्चों के लिए फ्रूट्स ले लेना और यहाँ से मैं खुद गाड़ी ले जाऊंगा। कुछ आगे चलने पे मृत्युंजय के कहे अनुसार ड्राइवर ने ऐसा ही किया। ड्राइवर गाड़ी से उतरा और शॉप के अंदर चला गया और थोड़ी ही देर में काफी सारे सामान के साथ वो बाहर आया। उसने कुछ सामान गाड़ी की डिग्गी में रखा और बाकी अपने हाथ में, और मृत्युंजय को गाड़ी की चाबी देते हुए बोला, सर आपने जैसा कहा कर दिया, अब मैं जाऊं।
मृत्युंजय ने गर्दन हिलाकर उसे जाने को कहा और गाड़ी के शीशे चढ़ा दिए और साथ में गाड़ी में साइड में लगे पर्दे भी गिरा दिए थे। अब गाड़ी के अंदर अंधेरा था। आद्या एकदम से बोली, ये सब क्या है मृत्युंजय, और तुमने ये पर्दे क्यों गिरा दिए और वो ड्राइवर को क्यों भेज दिया, और इतने सारे फ्रूट और टॉय। वो आगे कुछ बोलती तब तक मृत्युंजय ने उसे कमर से दोनों हाथों से पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। आद्या सीधा उसकी गोद में आकर बैठी और कुछ कहने को हुई, तभी मृत्युंजय ने उसे अपने और करीब करके एक हाथ उसकी कमर में लपेट के दूसरे उसके सिर के पीछे ले जाकर उसका चेहरा अपने चेहरे के पास लाके अपने सॉफ्ट से होंठों को आद्या के नर्म गुलाबी होंठों के ऊपर रख दिया। वो आद्या को बहुत गहराई से किस करने लगा। उसको अंगुलियां आद्या की कोरी कमर पे हरकतें कर रही थीं। आद्या उसके स्पर्श से अंदर तक सिहर गईं। आद्या उससे दूर होना चाह रही थी पर दूर नहीं हो पाई। काफी देर बाद मृत्युंजय ने आद्या को खुद से दूर किया। आद्या ने अपनी बेकाबू होती सांसें को काबू करते हुए कहा, क्या है ये सब? हम तो मेरे घर जा रहे थे न, फिर तुम ये बीच रास्ते में ऐसी हरकतें करते हुए अच्छे लगते हो। आद्या ने हद नरमी दिखाते हुए कहा। मृत्युंजय आद्या को देखकर बोला, अपनी भाभी को दिखा देना। तुम हंसे, गले के निशान हल्के थे, अब गहरे निशान देखकर उनको भी यकीन हो जाएगा कि उनकी नंद मेरे साथ बहुत खुश है। और इतना बोलकर आगे ड्राइवर करने के लिए गेट खोलकर पीछे से ड्राइवर सीट पे आ गया। आद्या अभी भी मृत्युंजय को देखे जा रही थी। आधी और मृत्युंजय दोनों ही चुपचाप बैठे हुए थे। आद्या को वैसे तो मृत्युंजय के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था उसकी इस हरकत की वजह से, पर अभी वो उनका भरोसा जितना चाहती थी इसलिए वो चुपचाप बैठी रही। अभी आद्या का घर आने में देरी थी तो आद्या बहुत आराम से मृत्युंजय से बोली, वो मृत्युंजय तुम जाना चाहते हो शाम की पार्टी में? मेरा मतलब अगर तुम नहीं जाना चाहते तो मैं आज मेरे बाबा के घर ही रुक जाती, थोड़ा उन लोगों के साथ टाइम ज़्यादा स्पेंड कर लेती और कल तुम ऑफिस से आते टाइम मुझे अपने साथ ले जाते। रिलीव्ड फेस। पहली बात तो मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ जो तुम कह दोगी और उसी तरह तुम्हारी बात मान लूँगा। दूसरी बात ये, मैं तुमसे पूछ के नहीं करूँगा कि पार्टी में जाना है कि नहीं। मेरे लिए दादी दादू का ऑर्डर भगवान से भी बड़ा है, तो दोबारा मेरे से इस तरीके के सवाल मत करना। और हाँ, जितना मिलना है मिल लेना। शाम को 7 बजे रेडी रहना पार्टी में सीधा जाने के लिए, और तुम्हारे कपड़े तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। अब तुम्हारे सवाल खत्म हो गए हो तो गाड़ी में से उतरने का कष्ट करोगी क्यों? तुम्हारा घर आ चुका है, मृत्युंजय ने फुल अकड़ के साथ कहा। स्मर्क कंफ्यूज्ड फेस। आद्या ने नजर उठाकर देखा तो सच में गाड़ी घर के बाहर थी। आद्या ने हल्के से मुस्कुरा कर कहा, ठीक है, और गाड़ी से उतर गई। मृत्युंजय एक पल भी वहां रुक बिना चुपचाप चला गया। आद्या घर के अंदर आई तो आद्या को देखकर उसकी माँ जो बाहर बैठी थी वो खुशी से बोली, अरे मेरी आधू, मेरी बेटी, तू अचानक से बताया भी नहीं। आद्या खुश होकर बोली, माँ बता देती तो आपके फेस पे ये स्माइल कैसे देखती। माँ ने आद्या को गले लगा लिया था। इतने में हाल में आवाज सुनकर आद्या की भाभी सोनल भी आ गई थी। वो भी आद्या के खुशी से गले लग गई थी। बच्चे तो आद्या के आगे पीछे घूमने लगे। बाबा वो अभी बाहर से आए थे, वो भी आद्या को देख खुश हो गए। सब आद्या को देख बहुत खुश हो गए। आद्या थोड़ी देर वहीं बैठकर बातें करने लगी, फिर उसकी भाभी सोनल उसे अपने साथ ले गई। आद्या रूम में आकर चेंज करने चली गई। आद्या ने अपना सूट पहन लिया था जिसका गला काफी डीप था। आद्या अपनी भाभी के साथ आकर बैठ गई। भाभी के पास आकर आद्या अभी बैठी ही थी कि भाभी की नज़र आद्या के गले पे उभर रहे गहरे लाल रंग के निशान पे पड़ी जो हल्का हल्का नीला होने लगा था। उसे देख भाभी बोली, क्या बात है आद्या रानी, लगता है जय साहब तुमको रात भर सोने नहीं देते हैं। भाभी ने मजाक करते हुए कहा तो आद्या नासमझी से बोली, भाभी वो मुझे सोने से क्यों रोकेगा भला,
और दूसरा, आपको अचानक से ये क्या बात सूझी? भाभी आद्या को देख कुटिलता से मुस्कुराए और फिर आद्या के गले पे उसकी फिंगर ले जाकर बोली, माना कि आद्या, जय जीजाजी तुमको बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि तुम अपने निशान इस तरह खुले में सबको दिखाते चले। आद्या भाभी की बात सुनकर बोली, नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, वो तो मृत्युंजय ने गाड़ी में आते टाइम। वो इतना ही बोल पाई कि भाभी कुटिलता से मुस्कुराने लगी और आद्या को होश आया कि वो क्या बोल गईं। उसने बीच में ही अपनी बात रोक दी, क्योंकि वो जानती थी कि अब भाभी ज्यादा मजाक करेगी, इसलिए कुछ न बोल सकी। भाभी अपने दोनों गालों को हाथों से पकड़कर बोली, हूँ। ओ आद्या जीजी, क्या जीजाजी तुमको गाड़ी में भी नहीं बख्शते? क्या वो आपसे इतनी भी दूरी नहीं बर्दाश्त कर सकते कि जीजाजी ने गाड़ी के अंदर ही रोमांस शुरू कर दिया? भाभी आद्या को चिढ़ाते हुए जानबूझकर नाटक करके बोली, ये राम आद्या जीजी, फिर तो आप रोजाना ठीक से सो नहीं पाती होंगी, क्योंकि जब जीजाजी गाड़ी में नहीं चूक रहे तो रात में कैसे चूकते होंगे? भाभी ने आद्या को छिड़ा कर कहा। आद्या बोली, भाभी क्या आप भी, आपको शर्म नहीं आ रही ऐसी बातें करते हुए? आद्या थोड़ा शर्माते हुए बोली। तो भाभी बोली, आद्या जीजी आपको करने शर्म नहीं आती? मृत्युंजय जीजाजी के आगे तो सारी शर्म उतार देती हो, और मैं जरा सा मजाक कर रही हूँ तो तुमको उसी में शर्म आ रही है। आद्या बोली, भाभी बस करो, नहीं तो मैं अभी बाहर चली जाऊंगी, मुझे तंग न करो। अरे कौन तंग कर रहा है हमारी छोटी सी गुड़िया को? आद्या की बड़ी बहन ने कमरे के अंदर आते हुए कहा। तो आद्या खुश होकर अपनी जगह से उठी और उसके गले लगकर बोली, दीदी आप यहाँ? तो दीदी बोली, हाँ तू तो आती नहीं मिलने, तो सोचा आज घर आई है तो मैं भी मिल लूं, इसलिए आ गई। आद्या बोली, अरे नहीं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो खादू श्रावण कुमार 24 घंटे मुझे अपनी नजरों के आगे रखता है, इसलिए कहीं जाना नहीं हो पाता। आद्या की बात सुनकर अर्पिता दीदी बोली, पागल हो गई हो क्या आद्या? ये क्या तमीज है अपने पति के बारे में बात करने की? वो तुझे इतना प्यार करते हैं और तू इतने बदतमीजी से बोल रही है उनके बारे में। पता भी है कितना अच्छा इंसान है वो। अरे आज उसकी वजह से तेरे जीजू ने हमारे लिए खुद का बहुत बड़ा विला खरीदा है, और ऐसा जिसके सपने भी देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी पहले, पर आज मृत्युंजय की ऑफिस में काम करने के बाद हमारी सारी परेशानियां दूर हो गई। आज इनकी सैलरी से हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। और पता है तुझे भैया, तो उसके गुणगान गाए नहीं थकते। भैया और सोनल भाभी, बाबा माँ सब कितना खुश हैं आज उसकी वजह से हम इस छत के नीचे हैं, और बाबा कर्ज मुक्त है, भैया पे किसी तरह का कोई बोझ नहीं है, हम सब उसकी वजह से बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, तुझे मृत्युंजय ने उस दिलीप जैसे गद्दार और धोखेबाज इंसान से बचाया। तुमसे शादी करके उसने हम सब के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। अर्पिता दीदी की बातों से आद्या कुछ न बोली, बस चुपचाप सब सुनती रही। लास्ट में दीदी बोली, आद्या देख, तू थोड़ी नादान है, ये तो हम सब जानते हैं, पर कभी तू इतनी बड़ी नादानी मत करना कि उस नादानी की कीमत तुझे मृत्युंजय का गुस्सा झेलकर चुकानी पड़े। उद्धरण चिन्ह। आद्या को अब समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, उसे मन मन मृत्युंजय पे बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खुद से बोली, ये रावण कुमार तो मेरे घर में राम की तरह पूजा जा रहा है, अब अगर मैंने किसी को भी कुछ बोला तो सब मुझे ही गलत समझेंगे, ऐसा सोचकर आद्या चुप रही। तारांकन 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 तारांकन। शाम का टाइम हो गया था। मृत्युंजय अपनी ऑफिस से निकल रहा था, तभी उसके पास दादी का फोन आया। जय आप जा रहे हो ना आद्या को लेने उनके घर?
हमने उनके कपड़े उनके घर ही भिजवा दिए हैं, आप भी अपने कपड़े पहन लेना, फिर आद्या के घर से उसको लेके फिर पार्टी में जाना। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह। मृत्युंजय दादी के आदेश की पालना करते हुए बोला, दादी मैंने उसे फोन कर दिया है, वो तैयार होगी और हम वहीं से पार्टी के लिए निकल जाएंगे। दादी ने मृत्युंजय को बाय किया और मृत्युंजय वहां से आद्या के घर के लिए निकल गया। ... आधा तैयार हो चुकी थी, जैसा मृत्युंजय ने उसे फोन पे बताया वो उसी तरह तैयार हुई थी। वो मृत्युंजय का वेट कर रही थी। तब भी आद्या के घर के बाहर एक चमचमाती हुई कार आकर रुकी। उसमें से मृत्युंजय लंबे लंबे कद भरते हुए आगे बढ़ गया। मृत्युंजय आद्या के घर थोड़ी रुका और फिर आद्या को लेके सीधा पार्टी वाले वेन्यू पे पहुंच गया। आते टाइम मृत्युंजय ने एक बार भी आद्या को नहीं देखा, उसका पूरा ध्यान गाड़ी ड्राइव करने ले था। मृत्युंजय जैसे ही गाड़ी से बाहर आया और उसने आद्या के देखा तो एक बार की तो उसकी नजरें नहीं उठी थीं, आधा से वो थोड़ी देर तक आधा को देखता रहा। मृत्युंजय जैसे ही गाड़ी से बाहर आया और उसने आद्या के देखा तो एक बार की तो उसकी नजरें नहीं उठी थीं, आधा से वो थोड़ी देर तक आधा को देखता रहा। आद्या ने आज प्लेन रेड कलर की सिफोन की पतली सी साड़ी पहनी थी, जिसमें से आद्या की गहरी नाभि साफ साफ दिख रही थी। आद्या ने आज हल्का मेकअप किया था, उसमें भी वो बहुत सुंदर लग रही थी। फिर आद्या ने थोड़ा खांसी करके कहा, चले अंदर। मृत्युंजय आद्या की बात से वर्तमान में आकर बोला, हूँ चलो। आद्या और मृत्युंजय दोनों गाड़ी के पास से पार्टी में चले गए। दोनों ने सभी को एनिवर्सरी विश की, साथ में कुछ नए पुराने दोस्त मिले, उनसे बात करते वो लोग आपस में ड्रिंक भी करने लगे। मृत्युंजय जो ड्रिंक कर रहा था वो काफ़ी हैवी ड्रिंक 4 थी, वैसे तो वो ड्रिंक कम ही करता था पर आज दोस्तों के साथ मिलकर करने लगा। आद्या दूसरी ओर लेडीजों के साथ बात कर रही थी, वो वहाँ सबके बीच सॉफ्ट ड्रिंक पी रही थी, पर वहाँ मौजूद किसी भी महिला को ये नहीं पता था कि आज उनकी ड्रिंक में पहले से ही हार्ड ड्रिंक मिला दी गई है। इसी वजह से सबको ड्रिंक थोड़ी थोड़ी कड़वी लग रही थी, पर किसी ने ज़्यादा ध्यान न दिया। आद्या ने कई सॉफ्ट ड्रिंक के गिलास खाली कर दिए था। काफ़ी देर तक आद्या मृत्युंजय पाठ में रहे, फिर जब मृत्युंजय का सिर भारी होने लगा तो उसने आधा को 2 करके आने को कहा। आद्या भी थोड़ी थोड़ी नशे में जा रही थी, वो लड़खड़ा कर चल रही थी। मृत्युंजय आद्या के पास आया और उसे अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी के अंदर लेकर बिठा दिया। ... मृत्युंजय और आद्या घर आकर अपने रूम में बैठे थे। वैसे तो मृत्युंजय और आद्या दोनों को धीरे धीरे नशा चढ़ रहा था। आधा को अभी होश नहीं था, मृत्युंजय भी नशे में भूल गया था कि वो आद्या से नफरत करता है। मृत्युंजय और आधा दोनों बिना कपड़े चेंज किए बिस्तर पे लेट गए थे, अभी दोनों पे ही नशा असर कर रहा था। एकाएक आद्या अचानक अपने सिर को पकड़ के बिस्तर पे पालती मारकर बैठ गई। ... वो बच्चों की तरह सिर पकड़कर बोली, आह मेरा सिर इतना ज्यादा भारी क्यों हो रहा है। फिर आंखें छोटी करके मृत्युंजय को देख के बोली, ए रावण कुमार, तुम सच सच बताओ, तुम मुझे मरना चाहते हो न? तभी मेरा सिर भारी हो रहा है, क्योंकि तुमने जरूर मुझे जहर पिलाया है। फिर इतना कह के रोने लगी और रोते रोते बोली, तुम रावण कुमार मेरे कातिल, तुम मुझे मार रहे हो मुझे जहर देके। आधा अभी नशे में कुछ भी बोले जा रही थी। ... मृत्युंजय आंखें बड़ी करके आधा को देखकर उठा और आद्या को देखकर बोला, मैं तुमको क्यों मारूंगा, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं चाहता हूँ तुम हमेशा मेरे पास मेरी बाहों खोई रहो। आधा को साइड से अपनी बाहों में लेते हुए आद्या सोचते हुए बोली, अगर तुम प्यार करते हो तो फिर मुझसे इतना झगड़ा क्यों करते हो और बड़ी बड़ी आंखें करके डराते क्यों हो। आधा की बात सुनकर मृत्युंजय बोला, तुम्हारी गलती की वजह से। तुमने क्या किया आधा मेरे भाई के साथ ऐसा? मैं तो तुमसे पहली नज़र में ही प्यार करने लगा था।
मैं अपनी बात तुमको बताता उससे पहले ही तुमने मेरे भाई को मुझसे हमेशा के लिए दूर कर दिया। मेरी तरह मेरा भाई भी तुमसे प्यार करता था पर तुमने उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया, उल्टा सबके सामने तुमने उसका मजाक बनाया। तुमने उसे मरने को मजबूर किया। आधा तुमने गलत किया इसलिए मुझे कभी कभी गुस्सा आ जाता है पर तुमको जब किस करता हूँ तो गुस्सा भूल जाता हूँ। आधा मृत्युंजय की बात सुनकर अपना सिर खुजाते हुए बोली, मैंने कब किया इस मुझे पता ही नहीं। मृत्युंजय उसके कान में जाकर बोला तो आधा बोली, ओ अच्छा वो। पर मैंने उसका मजाक भी नहीं बनाया, उल्टा वो ही सबको कह रहा ताकि वो मुझे छोड़ेगा नहीं। मृत्युंजय बोला, नहीं वो झूठ नहीं बोला था, वो मुझसे बहुत प्यार करता था और मैं उसको। आधा ने बारी बारी से अपनी आंखें खोली और मृत्युंजय के दोनों गालों को अपनी हथेलियों में भरकर बोली, पर तुम तो मुझसे प्यार करते हो न, और तुम जब गुस्से में मुझे किस करते हो तो मेरी सांसें थम जाती हैं। मृत्युंजय आधा को कमर से पकड़कर अपनी ओर खींचकर बोला, नहीं रुकती सांसें। आधा गुस्से में मुंह फूला कर बोली, रुकती है मेरी सांसें। आद्या नशे में चूर होकर बोल रही थी। मृत्युंजय भी आद्या की ओर देखकर बोला, चलो तुमको किस करके दिखाते हैं, और ऐसा कह के मृत्युंजय ने आद्या को बिस्तर पे गिरा दिया और खुद उसके ऊपर आकर बोला, अब देखना फिर बताना सांसें रुकती है या नहीं। आद्या बोली, ठीक है, और फिर आधा के नाजुक से होंठों के ऊपर अपने होंठों को रख दिया। आज मृत्युंजय आद्या को बहुत ही प्यार से किस किए जा रहा था। आज आधा भी उसका पूरा साथ दे रही थी। मृत्युंजय का किस आधा के होंठों पे छू रहा था। आधा मृत्युंजय के स्पर्श से और भी ज्यादा उसके करीब होती जा रही थी। दोनों की सांसें गर्म होने लगी थी। दोनों नदी के बहाव की भांति अपने प्रेम में बहते ही जा रहे थे। न मृत्युंजय रुकने का नाम ले रहा था, न आधा उससे दूर हो रही थी। मृत्युंजय आधा को किस करते करते आद्या के पेट पे अपने होठ चलाने लगा था। आद्या अपने नशे प्रेम के आनंद में रमी हुई थी। दोनों को किसी चीज की कोई सुध नहीं थी। मृत्युंजय आद्या को किस करते करते ही उसके पेट पे अपना सिर रखे ही सो गया था। आद्या भी अपने नशे में धीरे धीरे नींद के आगोश में चली गई थी। सुबह के 6 बजे के आसपास आद्या की नींद खुली। उसने अपने आसपास देखा, फिर अपने सिर को पकड़कर उठने की कोशिश की तो उठ न पाई। आद्या ने अपनी नज़र उठाकर अपने पेट की ओर देखा, फिर अपने सीने से फैले हुए पल्लू को देखा। आद्या एकदम से घबरा कर बैठी हुई और इसी जल्दबाजी में मृत्युंजय आद्या के पेट से हट गया और उसकी नींद खुल गई थी। आद्या मृत्युंजय को देख रही थी और मृत्युंजय आद्या को, दोनों के चेहरे पे अभी प्रश्न सूचक भाव थे। आधा अपने सीने पे अपनी साड़ी का पल्ला डालते हुए थोड़ा डरते हुए बोली, क्या हुआ कल रात में मृत्युंजय? क्या तुमने? वो इतना कह के चुप हो गई। मृत्युंजय उसकी खामोशी को समझकर बोला, मुझे खुद पे पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे बहकावे में नहीं आऊंगा। बेशक मैं कल रात नशे में था, फिर भी इतना जानता हूँ मैंने ऐसा कुछ नहीं किया होगा जिसका मुझे अफसोस हो। कुछ रुक कर, मैं नशे में था लेकिन तुमको तो होश होगा ना, तो तुमको तो सच पता ही होगा, फिर मुझसे क्यों पूछ रही हूँ? आधा बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं, बस इतना याद है कि मैंने वहाँ पार्टी में जूस पिया, उसके बाद मेरा सिर भारी होने लगा था और उसके बाद का मुझे याद नहीं। मृत्युंजय बोला, मैंने तुम्हारे साथ कोई हद पार नहीं की, और अगर की होती तो तुमको अब तक आभास हो जाता। आद्या मृत्युंजय की बात सुनकर तिरछी नज़र से खुद को देखकर बोली, मृत्युंजय जिस तरीके से तुम सो रहे थे मेरा पल्लू मेरे सीने से गायब था, इसका क्या मतलब है? मतलब कुछ भी हो, पर तुम्हारे साथ कोई हद पार नहीं की है, इतना भरोसा खुद पर है। इतना कह के मृत्युंजय बिना आद्या को देखे सीधा वॉशरूम की ओर चला गया। आद्या अब भी अपना सिर पकड़ के बैठी थी, क्योंकि उसके लिए ये पहली बार था जब उसने ड्रिंक कर ली थी, वो भी गलती से, इसलिए उसे कुछ भी याद नहीं था अभी। दूसरी तरफ मृत्युंजय वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा होकर कल रात जो हुआ उसके बारे में सोचने लगा।
क्योंकि मृत्युंजय ने कई टाइम ड्रिंक की है तो उसको थोड़े से नशे से इतना नशा नहीं हुआ कि उसे कुछ याद न हो। मृत्युंजय को रात की सारी बातें याद आने लगी, कैसे उसने आधा को सारा सच बता, कैसे उसने आधा को अपने दिल की बात बता दी थी। मृत्युंजय को सोच सोच कर ही गुस्सा आ रहा था, उसे अंदर ही अंदर डर भी लग रहा था कि कहीं आधा को याद न आ जाए सब। वो खुद पे गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो अपने गुस्से को जब्त करने के लिए शावर के नीचे खड़ा रहा था काफी देर तक। मृत्युंजय को सब याद आ गया था उठते ही, इसलिए वो आद्या से पूरे कॉन्फिडेंस से बोल रहा था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया। आद्या उठकर बाहर बालकनी में आई और थोड़ी तरोताजा हवा लेने गई। मृत्युंजय आद्या से बचने के लिए जल्दी में तैयार होकर अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में। कहानी पूरी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो।